बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लगातार इसको लेकर मीडिया में खबर चलते रहती है और हमेशा अपडेट आते रहते हैं और इस पे केवल तारीख पे तारीख मिलते जाता है और इसके समय बढ़ते जाता है। लगातार बढ़ रहे समय को लेकर शिक्षकों में असंतोष की भावना जग रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये भी चुनाव के भेंट न चढ़ जाए और इस तरह समय बढ़ते बढ़ते ऐसा ना हो कि ट्रांसफ़र का मुद्दा भी लटक जाए। तो इन्हीं सब महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आज एक इंटरव्यू का न्यूज़ वायरल हो रहा है। तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करते हैं बिना वीडियो में देरी किए हुए। नमस्कार, मेरा नाम है कमाल फैजी और आप देख रहे हैं स्टडी विद फैजी यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो यहाँ देख रहे हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर का एक न्यूज़ ब्रीफिंग है। मीडिया से इंटरव्यू दिए, TUI साक्षात्कार है और यहाँ पे इनका कहना है कि मेरा लक्ष्य 3 महीने के लिए स्कूलों को कागज़ रहित बनाना है। यानी लगभग सारे काम जो है हम डिजिटलाइज मोड में कर दे रहे हैं और लगभग तो हो ही गया है। ऑनलाइन अटेंडेंस से लेकर सारे रिपोर्ट क्या है ऑनलाइन दिए जा रहे हैं। जो भी प्रोग्राम्स होते हैं या कोई भी रिपोर्ट होता है सबको इस शिक्षा कोष से पोर्टल बनाया गया है। एक शिक्षा कोष ऐप पे ऑनलाइन अटेंडेंस बनता है और उसी पोर्टल पे सारे जो रिपोर्ट्स होते हैं सभी रिपोर्ट्स उसी पे डाले जाते हैं। तो लगभग पेपर का वर्क कुछ हद तक या बहुत हद तक माने तो कम कर दिया गया है। वही हम लोग ट्रांसफ़र वाली बात को लेकर हम कहें तो पहले जब 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक इसकी आवेदन की प्रक्रिया हुई थी, उसके बाद कहा गया था कि जनवरी के प्रथम सप्ताह तक सभी शिक्षकों का नए विद्यालय में पदस्थापन कर दिया जाएगा और नए साल में सभी लोग अपने नए विद्यालय में होंगे। लेकिन धीरे धीरे यह प्रक्रिया लटकती गई और उसके बाद फिर इसमें अलग अलग चरण बना दिए गए। कुल 4 चरण बनाए गए और फिर कहा गया कि उनको हम चरण वाइज बांट कर उनका ट्रांसफ़र करेंगे। फिर उसके बाद फरवरी का प्रथम सप्ताह आया, फिर फरवरी के अंत आया। अब चूँकि सभी लोगों को ऐसा अनुमान था कि फरवरी में क्या होते हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं, इंटर और मैट्रिक के बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं। तो बोर्ड के जब एग्ज़ाम होते हैं सारे टीचर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और सारे टीचर्स का जो भी प्रशासनिक से लेकर और जो भी पदाधिकारी होते हैं सारे पदाधिकारी इस बोर्ड्स एग्ज़ाम में इन्वॉल्व हो जाते हैं कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर। तो ऐसा अनुमान भी था कि ये प्रक्रिया लटकेगी। खैर क्या है इसकी महत्वपूर्ण बातें, पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक साक्षात्कार दिए हैं और इनका कहना है रमन के साथ एक विशेष बातचीत में अपनी नेतृत्व शैली, अपने सामने आने वाली चुनौतियों और राज्य की शिक्षा प्रणाली में लागू किए जाने वाले परिवर्तनकारी बदलाव के बारे में खुलकर बात की है। उसका कुछ अंश आपके सामने दिखाया जा रहा है। आपने के पाठक से शिक्षा विभाग की कमान संभाली, जिन्होंने सख्त बॉस के रूप में जाना जाता है। क्या उनकी छवि ने आपके लिए कोई चुनौती पेश की, जैसे कि लगातार जांच और अपने काम के साथ तुलना? ये उनका पूछना है। जो रिपोर्टर थे इनका जवाब है कि हर अधिकारी का काम करने का अपना अपना तरीका होता है और मैं कभी भी अपने पूर्ववर्तियों से अपनी तुलना नहीं करता। मेरा ध्यान एक अस्थायी मॉडल विकसित करने और निरीक्षण, निगरानी और फीडबैक जैसी प्रणालियों में सुधार करना है। दूसरा प्रश्न जिनसे पूछा गया, शिक्षकों के साथ सीधा संपर्क सुनिश्चित करता हूं, खासकर संकट के समय जहां वे मुझसे सीधे संपर्क करते हैं। मेरे कार्यकाल के दौरान कई अधिकारियों और शिक्षकों को कर्तव्य के प्रति सख्त कार्रवाई करना है। कार्रवाई का सामना करना पड़ा है, जिससे सिस्टम के भीतर जवाबदेही मजबूत है। तो इनका जवाब था पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न इनसे पूछा गया है ट्रांसफ़र को लेकर। यहाँ देखेंगे दूसरा जो प्रश्न इनसे पूछा गया है वो किससे पूछा गया है, ट्रांसफ़र को लेकर। अब तक 1,90,000 से ज़्यादा शिक्षकों में से सिर्फ 35 आवेदन ही तबादले के लिए स्वीकार किए गए। क्या विभाग इस प्रक्रिया में तेजी लाने की योजना बना रही है? ये प्रश्न था। अब इनका जवाब सुनिए। क्या इन्होंने कहा कि उन आरंभिक अनुप्रयोगों को परीक्षण के आधार पर मैनुअल रूप से संशोधित किया गया था, लेकिन मैनुअल तरीके से त्रुटियाँ हुई। मैनुअली जो हो रहा था उसमें त्रुटियाँ हुई। अब आगे क्या होगा, अब तबादला प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता और गति सुनिश्चित होगी। ऑनलाइन करने का मेन एक ही कारण है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी बढ़ता जाएगा, पूरी पारदर्शिता होगी और काम में स्पीड आएगा, तेज़ी से होगा। लेकिन अब यह कब तक होगा इसके बारे में भी कहा गया है। हमने तबादला अनुरोधों को 3 श्रेणियों में बांटा है। पहले तो चार चरण याद किया गया था, अब फिर इसको कितना फेज कर दिया गया है, अब इसको फिर 3 फेज कर दिया गया। अब 3 फेज कौन कौन सा बनाया गया है तो इसमें देखेंगे। सबसे पहले तो 3 फेज में वर्गीकृत किया गया है। तत्काल मामले पति पत्नी का तबादला और दूसरा
आधारित दूसरे दूरी आधारित अनुभव, यानी सबसे पहले जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, कैंसर हो, लीवर रोग हो या मानसिक रोग हो, कोई भी हो, तो उसको पहला फेज बनाया गया है। दूसरा फेज बनाया गया है जो पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर मामले है, और तीसरा जो फेज बनाया गया वो कौन सा है, 3 है। तो लगातार इसके फेज ही बदले जा रहे हैं। खैर अब 3 पे आ गया है तो संभावना है कि जल्दी हो जाए। सभी तबादले मार्च के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि अब कौन सा महीना का बात किया जा रहा है, मार्च का बात किया जा रहा है कि मार्च महीने तक सारे जो तबादले हैं वह क्या कर लिए जाएंगे, पूर्ण कर लिए जाएंगे। सभी तबादले मार्च के अंदर पूरा हो जाएंगे। हालांकि शिक्षकों को मैट्रिक और इंटर परीक्षा के बाद ही कार्य मुक्त किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फरवरी में भी हो सकता है कि उनका अलॉटमेंट आ जाए या सूची आ जाए, लेकिन चूंकि वे लोग क्या रहेंगे, तो सभी लोग ड्यूटी में रहेंगे। 1 फरवरी से इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। 1 फरवरी से इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। 1 से 15 तारीख तक उसमें उनकी ड्यूटी रहेगी। फिर 17 से शुरू होगा और आगे तक जब तक ये मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम चलेगा सभी लोग उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। उस बीच इनको कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, कार्यमुक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न इनसे पूछा गया, क्या हम आपकी सेवानिवृत्ति से पहले शिक्षा विभाग में किसी क्रांतिकारी निर्णय की उम्मीद कर सकते हैं? चूँकि बहुत जल्द इनका रिटायरमेंट भी है, तो इनका कहना है, मेरा लक्ष्य अगले 3 महीने में सब कुछ ऑनलाइन करना और स्कूलों के लिए कागज रहित प्रणाली विकसित के साथ प्रशिक्षण शुरू कर दिया है और जल्द ही सभी स्कूलों को इस तकनीकी तक पहुंच मिल जाएगी। शिकायत निवारण से लेकर उपस्थिति तक सब कुछ ऑनलाइन होगा, जिसमें दक्षता और पारदर्शिता का सुधार होगा। तो पूरी तरह से ये ऑनलाइन सभी कामों को ऑनलाइन करने के मूड में है। खैर ई शिक्षा कोष कितने अच्छे तरीके से काम करता है ये आप लोग जानते ही हैं। हमेशा शिक्षक को गच्चा दिया जाता है और आप अटेंडेंस बनाते हैं, अगले दिन पता चलता है कि हमारा अटेंडेंस क्या कर दिया गया है, अब्सेंट कर दिया गया है। खैर वो अलग मामला है। अगला प्रश्न से पूछा गया कि आप शिक्षा विभाग के एसीएस के रूप में अपने कार्यकाल से संतुष्ट है? तो इनका कहना था कि हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। यह भूमिका मुझे सीधे जुड़ने की अनुमति देता है, सीधे शिक्षकों से या जनता से जुड़ने का अनुमति देता है। इसमें 6 करोड़ से अधिक लोग शामिल हैं, जिनमें 2 करोड़ छात्र, उनके माता पिता और शिक्षक शामिल हैं। यह एक अनूठा और संतुष्टिदायक अवसर है। अगला प्रश्न से पूछा गया कि आपकी 3 भूमिकाओं में से सबसे चुनौतीपूर्ण कौन सी है? मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, शिक्षा के एसीएस या कैबिनेट सचिवालय के एसीएस। इनके पास 3 बड़े पद हैं। सबसे पहला पद मुख्यमंत्री की, यह प्रधान सचिव है, चीफ सेक्रेटरी है, शिक्षा विभाग के एसीएस है, और कैबिनेट सचिवालय के भी एसीएस है। तो इनका कहना है कि मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव होना सबसे ज़्यादा मांग वाला काम है। यह 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन 24 घंटे की नौकरी है। शिक्षा विभाग भी चुनौतीपूर्ण है, जबकि कैबिनेट सचिवालय की भूमिका समन्वय के बारे में ज़्यादा और अपेक्षाकृत समान है। तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए और इनके व्यक्तिगत जीवन से बारे में कुछ सवाल पूछे गए। आप 3 महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए समय का प्रबंधन कैसे करते हो आप, और साथ ही मोटरसाइकिल चलाना, पेंटिंग और फोटोग्राफी जैसे शौक भी कैसे पूरा करते हैं? तो इनके पर्सनल चीज़ें हैं। खैर जान लेते इसको भी हम लोग। मैं अपने दिन की योजना बहुत सावधानी से बनाता हूँ। मेरी दिनचर्या तय होती है, जिसमें शौक के लिए समय भी शामिल है। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और आधी रात के आसपास सोने के समय तक अपने शेड्यूल पे टिका रहता हूँ। तो ये तो इनकी व्यक्तिगत जीवन की बातें हो गई। मेन हम लोगों के मुद्दे की बात यहाँ पे है कि आपका मार्च तक इस प्रक्रिया को टाला जा रहा है और आप एक डेडलाइन ले लें कि मार्च, और आप इसको अप्रैल भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। अप्रैल, ये 2 महीना ही है जिसमें ट्रांसफ़र संभव है। अगर मार्च और अप्रैल तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो भूल जाइए कि इस साल आपका ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि उसके बाद विभाग जो है, विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सारे जो पदाधिकारी हैं या अधिकारी हैं, सभी लोग विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगे। ट्रेनिंग से लेकर उसका शेड्यूल जारी करने तक सारी चीज़ें इसमें लग जाएंगे। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और फिर कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो खैर अभी भी उम्मीद है और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। उम्मीद छोड़े नहीं, अभी भी आप अपना उम्मीद जिंदा रखें कि एसीएस सर अगर कह रहे हैं तो होगा जरूर। भले देर है, दुरुस्त है, लेकिन ट्रांसफ़र होना तय है। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो भी आपकी क्वेरी हो, कोई मन में बात हो तो कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।